और अब हम पढ़ते हैं इकाई 3 संस्कृत भाषा शिक्षण के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है संस्कृत की शिक्षण विधियों को लेकर के। तीसरा यूनिट भी आपका 15 नंबर का यूनिट है। और यहाँ से दोस्तों आपको एक बात समझनी है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत को लेंगे रीट में, तो उनके लिए काफ़ी मदद इस यूनिट से मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षण विधियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश करनी है सभी बिंदुओं को। सबसे पहला बिंदु यहाँ पर आता है संस्कृत शिक्षण की कितनी विधियाँ हैं। तो एक तो क्या है पारंपरिक विधियाँ, और दूसरी क्या है आधुनिक विधियाँ। दो प्रकार की विधियाँ आपको यहाँ पर समझनी है। उसके बाद में पारंपरिक विधियाँ कौन कौन सी हैं, जिसमें पहले नंबर पर है व्याकरण विधि, दूसरी है भंडारकर विधि, तीसरी है पाठ्य पुस्तक विधि। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो आधुनिक विधियाँ हैं इसमें भाषानुवाद विधि, दंडावन्य खंडावन विधि, और आगमन निगमन विधि और हर्बर्ट विधि। ये कुछ मुख्य विधियाँ हैं जो कि आपको ज़रूर से याद कर लेनी है। अगर आप लैंग्वेज 2 संस्कृत में रीट में वहाँ पर ले रहे हैं तब भी आपको काम आने वाली है। और यहाँ पर डीएलएड सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये ज़रूर से दे रखी है, तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको याद करना ज़रूरी आपके लिए हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक विधियों के लिए, जो कि सदियों से चली आ रही है परंपरागत। सबसे पहले नंबर पर आती है व्याकरण विधि। गुरु विषयस्य वाचनम करोमि। गुरु जो है विषय का वाचन करता है, विषय को यहाँ पर पढ़ाता है। और शिष्य तत् वाचनम अनुकरोमि अनुकरोति समय। पहले तो क्या रहता है कि शिक्षक वाचन करता है, पढ़ाता है, फिर शिष्य उस पाठ को गुरु द्वारा बताए गए पाठ को दोहराते हैं। तो यहाँ पर ये चलता है। वेदस्य मंडूक सूते अस्य विधेय वर्णनम विधिये। वेदों के मंडूक सूक्त में आस्था विद्या का वर्णन है, ये बात कही गई है। अयम विधि तर्क शक्तिया विकासम करोति। यह विधि जो है तर्क शक्ति का विकास करती है। और अस्य विधे विशिष्टम गुणम कंठस्थीकरणम अस्ति। इस विधि का जो मुख्य गुण है, जो विशिष्ट गुण है, वो क्या है कंठस्थीकरण करवाना। यहाँ पर इसका मुख्य गुण है, जो कि गुरुकुल पद्धति में चली जा रही थी। वहाँ पर गुरुकुल पद्धतियों में क्या रहता था कि गुरु द्वारा शिष्यों को जो ज्ञान दिया जाता था वो मौखिक ज्ञान दिया जाता था। पहले शिक्षक सारा पाठ पढ़ाता था, मतलब एक एक लाइन बोलना, और फिर शिष्यों के द्वारा से उसको हर एक लाइन को दोहरा करके कंठस्थ करी जाना। तो वो सारा यहाँ पर काम किस में आता है, व्याकरण विधि के अंतर्गत। ये पहली विधि हो गई अपनी। दूसरी विधि है भंडारकर विधि। इसमें देखिए भंडारकर विधि में अपन बात करते हैं यहाँ पर अश्य विधि अन्वेक्षण श्रीमता रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदयन कृतम। यह विधि किसके द्वारा प्रतिपादित है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय के द्वारा। यहाँ पर श्रीमती थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर हुआ है, इसको करेक्शन कर लेना आप। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा ये भंडारकर विधि प्रतिपादित हुई है। और अयम विधि भाषाम वर्गीकृत्य तस्य सरलतया प्रस्तुतिकरण करोमि। पहले तो क्या रहता है भाषा को वर्गीकृत करते हैं और फिर उसके बाद में सरल तरीके से सरलता के साथ में उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। अनेन विधिना, इस विधि में स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ते हैं। स्थूल से सूक्ष्म का मतलब है कि पहले मोटे तौर पर बात कर लेंगे, फिर एक एक पार्ट को यहाँ पर लेकर के बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी विधि के बारे में अपन ने बात किया, कोई विधि हो गई, फिर उसके प्रकार आ गए। जैसे संधि के बारे में संधि की परिभाषा जान ली, फिर उसके प्रकारों के लिए अंदर गए, फिर प्रकारों के भी प्रकार आ गए। तो ऐसे अपन यहाँ पर क्या करेंगे, स्थूलात सबसे पहले तो मोटे तौर पर बेसिक जानकारी दे ली, फिर सूक्ष्म जानकारी के लिए वहाँ पर अलग अलग पार्ट्स को लेकर के यहाँ पर डिटेल में समझाने को लेकर के बात रही। तो ये बात रही सरलता से कठिन की ओर, सरलता से कठिन की ओर ये बढ़ती है। और ज्ञातात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है। सूत्राणाम पालनम क्रियते, सूत्रों का पालन करती है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर भंडारकर विधि के लिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद में तीसरी विधि आती है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि की बात करते हैं। देखिए पाठ्य पुस्तक विधि में कक्षा स्तरानुकूलम, कक्षा के स्तर के अनुसार, कक्षा के स्तर के अनुकूल विषय वस्तु ने, विषय वस्तु का वर्गीकरण भवति। तो विषय वस्तु का जो वर्गीकरण है वो कक्षा के स्तर के अनुसार होता है। अनेन विधिना विद्यार्थिनः शब्दकोशस्य वृद्धि भवति। पाठ्यपुस्तक विधि में आपको बातें ध्यान में रखनी है कि विषय वस्तु का वर्गीकरण कक्षा के स्तर के अनुकूल होता है और इसमें विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि इस विधि के द्वारा होती है। तो ऐसे कुछ बेसिक बातें यहाँ पर इन विधियों के बारे में ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं आधुनिक विधियों के बारे में, जिसमें पहली विधि आती है भाषानुवाद विधि। भाषा का अनुवाद विधि इस तरह से समझना है। और अस्मिन् विधियो शिक्षके प्रत्येकम शब्दस्य मातृभाषायाम अनुवाद क्रियेत। इस विधि में शिक्षक के द्वारा प्रत्येक शब्द का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है, अनुवाद करके सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तदंतरम
संपूर्ण पद्यस्य अनुवादम प्रस्तुते। पहले तो यहाँ पर क्या रहेगा, शिक्षक के द्वारा प्रत्येक शब्द का मातृभाषा में अनुवाद करके बताया जाएगा। उसके उपरांत संपूर्ण पद्य का, संपूर्ण पद का अनुवाद करके प्रस्तुत करा जाएगा। तो भाषा का अनुवाद विधि, भाषा अनुवाद विधि ये रहेगी कि भाषा के अनुवाद को यहाँ पर समझाया जाएगा, भाषा को मातृभाषा में यहाँ पर ट्रांसलेट करके वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी। जिस तरह से हम यहाँ पर संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा ही सेम कुछ आपको यहाँ पर भाषा अनुवाद विधि के लिए समझना है। इसके बाद में अब दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं, दंडान्वय विधि, दंडान्वय पद्धति आप यहाँ पर लेके चलिएगा। इसमें देखिए, दंडान्वय विधि पद्यस्य अर्थाबोधेन पद्ये प्रयुक्तानां पदानां निश्चित कर्मणे व्यवस्थापन जायते। दंडान्वय विधि में पदों का अर्थ बोध करके पद्य जो प्रयुक्त रहता है उसके पदों का एक निश्चित क्रम व्यवस्था में ये रहते हैं। दंड शब्द वाक्यस्य संसूचकम अस्ति। दंड शब्द वाणी का सूचक है और दंडान्वय व्याकरणस्य प्राधान्य भवति परम। और दंडान्वय विधि में व्याकरण को यहाँ पर प्रधानता दी जाती है, व्याकरण को प्रधान यहाँ पर रखा जाता है। इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर दंडान्वय विधि की समझ लेनी है। और तीसरी विधि है खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि, इसमें देखिए, खंडान्वय विधि में खंडान्वय विधि पद्यस्य विभिन्न खंडानां कृत्वा प्रत्येक खंडस्य भावम प्रश्नोत्तर विधिनाम अवगन्तु प्रयत्ते। पहले तो विभिन्न जो खंड हैं इनको, पहले तो जो पद्य दिया हुआ है उसके खंड करेंगे, फिर खंडों को यहाँ पर खंडों के भाव को प्रश्नोत्तरों के माध्यम से, प्रश्नोत्तर विधि से समझेंगे। और खंडान्वय सर्वे प्रश्नानाम विषय वस्तु आधारित भवति। तो खंड विधि में क्या रहेगा, जो सभी प्रश्न रहेंगे वो विषय वस्तु से संबंधित रहेंगे। जिससे मान लीजिए कि संधि टॉपिक अपना चल रहा है तो सारे जो प्रश्न रहेंगे वो संधि से रिलेटेड ही रहेंगे, संधि से ही मिलते जुलते रहेंगे, मतलब संधि के बारे में ही रहेंगे। तो खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, इन दोनों के बारे में ये चीज़ समझनी है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है आगमन विधि। आगमन विधि में देखिए, आगमन विधियों उदाहरणे विषयस्य स्पष्टीकरणम भवति। आगमन विधि में उदाहरण को यहाँ पर विषय से जोड़ करके स्पष्टीकरण दिया जाता है। तदनंतरम सामान्य नियमानां निर्धारणम भवति। उसके उपरांत सामान्य नियमों का यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। जैसे गुण संधेय उदाहरणानि प्रस्तूय नियमस्य निर्धारणम भवति। गुण संधि को समझने के लिए सबसे पहले उदाहरणों के साथ में उसके नियम की प्रस्तुतिकरण के निर्धारण भी रहता है। तो इस तरीके से कुछ बातें आपको आगमन विधि के लिए ध्यान रखनी है। इसके बाद में निगमन विधि में देखिए, निगमन विधि में अस्मिन् विधौ आगमन विधे विपरीतम पूर्व नियमम ज्ञानम भवति तदंतरम उदाहरणानि प्रस्तुति। आगमन विधि में क्या रहता है, सबसे पहले हम उदाहरण सीखते हैं, उदाहरणों को देखते हैं, फिर उसके बाद में नियम देखते हैं। पर यहाँ पर निगमन विधि में सबसे पहले क्या रहेंगे, नियम का ज्ञान लेंगे सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद में उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो ये दोनों विधियाँ, आगमन निगमन और खंडान्वयन दंडान्वयन, ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। इसके बाद में छठे नंबर पर आता है हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि में देखिए, ऐसे विधि हर्बर्टस्य सिद्धांते आर्द्रता वर्तते। तो हर्बर्ट के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया पहली बात तो। और अस्य पंच पदानी यहाँ पर भवंती। तो इस विधि में 5 पद आपको ध्यान रखने हैं। हर्बर्ट की पंचपदी, इस तरह से भी आपको वाक्य लिखा हुआ मिल सकता है, जिसमें 5 पद क्या क्या है देखिए। पहला क्या है, प्रस्तावना। पहला पद क्या है, प्रस्तावना तैयार करना। दूसरा है विषयोपस्थानम, विषय की प्रस्तुतिकरण करना। तीसरा क्या है, तुलना करना, जो पहले से पढ़ाया हुआ है या बाकी सारी चीज़ों से तुलना करके समझाना। चौथा क्या है, नियम निर्धारण करना सामान्यकरण करके। और पांचवा क्या है, इसका प्रयोग करना। तो ये पंचपदी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। हर्बर्ट की पंचपदी के लेकर के भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न आता है, संग्रंथनम उपागमस्य विवेचनम कुरुते। संग्रंथनम उपागम है, यानी कि संग्रह जो दृष्टिकोण रहता है उसमें वाक्य बंधनात्मक शिक्षण विधि रचती। यहाँ पे जो वाक्य है उसको बंधन करके वाक्यों की जो शिक्षण पद्धति है वो सारी चीज़ें रहती है। अनेक विधियों के माध्यम से, अनेक विधिना छात्र भाषा या व्याकरण नियम, छात्र जो है भाषा का जो व्याकरण है उसके नियम जो है उनको अनेक विधियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानम विना अपि भाषाया प्रयोग है कर्तु शक्तोन्नति। तो इनके बिना से भाषा की जो उपयोग करने की अनुमति है वो सारी चीज़ें नहीं होता है। और भाषा और व्याकरण सीखने के लिए यहाँ पर अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या है, निदानात्मक परीक्षणम किम कथ्यते। निदानात्मक परीक्षण को क्या कहेंगे, तो विद्यार्थिनाम दुर्बलतया ज्ञानम कृत्वा तेषां कारणम अन्विष्यते।
निदानात्मक परीक्षण में विद्यार्थी की जो दुर्बलता है उसका ज्ञान होकर के उसके कारणों को जाना जाता है कि कहाँ पर अधिगम में कठिनाइयाँ जो आ रही हैं वो सारी चीज़ें जानने का प्रयास रहता है निदानात्मक परीक्षण में। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद में तीसरा प्रश्न क्या है, उपचारात्मक शिक्षण। सबसे पहले तो क्या हुआ कि निदान हमने पहले तो पाठ सारा पढ़ा दिया, फिर उसके बाद में निदान किया कि कहाँ पर समस्या जो आ रही है, कहाँ पर नहीं सीख पा रहे हैं, दिक्कतें सारी चीज़ें पता चल गई। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षणम किम कथ्यते, तो उपचारात्मक शिक्षण क्या रहेगा, जिसमें मतलब सुधार किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। यस्मिन् शिक्षणे छात्राणां न्यूनतया कारणा ज्ञात्वा तेषां निराकरणाय शिक्षणम क्रियते तत् उपचारात्मक शिक्षण कथ्यते। तो यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर न्यूनता कारण का यहाँ पर जाना जाएगा कि किस कारण से यहाँ पर जो अधिगम है वो प्रभावित हो रहा है, नहीं सीख पा रहा है विद्यार्थी, तो वो कारण जानेंगे। फिर उसके बाद में उपचार करेंगे और उपचार यहाँ पर शिक्षण इसको कहेंगे। ये बात हो गई तीसरे प्रश्न में। इसके बाद में चौथा प्रश्न यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं। चौथा बिंदु, ध्वनि वर्ण लिपि शब्द पद वाक्य इति भाषा प्रवृत्ति प्रक्रम। भाषा प्रवृत्ति का जो प्रक्रम है ये आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न इस तरह से आ सकता है, ध्वनि वर्ण लिपि शब्द पद और वाक्य बनेगा। सबसे पहले ध्वनि, फिर वर्ण बना, फिर लिपि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। ये बात रही यहाँ पे। इसके बाद में स्वर भेदों को लेकर के बात करते हैं। स्वर भेदों में देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में ए ई उ री लिरी ये आ गया। दीर्घ स्वर में आ ई उ री ए आई ओ औ आ गया। और आगे आता है प्लुत जो स्वर रहेंगे, प्लुत स्वरों में यहाँ पर ए ई उ री लिरी ए आई ओ औ ये सब आएंगे, पर इनके साथ में ई का भी उच्चारण रहेगा, जैसे आई यू उई। इस तरह से ये जो सारे उच्चारण रहेंगे प्लुत स्वर भी आपको समझ लेने हैं इन सब को लेकर के। और इसके बाद में व्यंजनों को लेकर के बात करते हैं। वर्गीय व्यंजनम, स्पर्श वर्ण में देखिए, क वर्ग में क ख ग घ ड, च वर्ग में च छ ज झ ए, और ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये स्पर्श वर्ण हो गए हैं। दूसरा अवर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, और दूसरा क्या था यहाँ पर अवर्गीय व्यंजन। तो अंतस्थ क्या है, यर लव, और उष्म क्या है, श श श है। यहाँ पर हमने अगले जो पिछला यूनिट हमने यहाँ पर वीडियो देखा था वहाँ पर उष्म स्वर की बात करी थी, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। श श श, यहाँ पर तीनों तो श और है उष्म वर्ण है। और अंतस्थ वर्ण का अगर आपको पूछा जाता है तो य र लव ध्यान रखना है। ऐसे भी 1-1 नंबर के प्रश्न आए हुए हैं। इसके बाद में अयोग वाह की जब बात आती है तो अयोग वाह में आपको बातें ध्यान में रखनी है कि अनुस्वार के लिए यहाँ पर ऊपर बिंदु, विसर्ग के लिए यहाँ पर साइड में 2 बिंदु आएंगे, अनुनासिक के लिए यहाँ पर चंद्र बिंदु टाइप आएगा, और जिह्वा मूल्य के लिए यहाँ पर इस तरह से बिंदु आएंगे, ये दिख लीजिए आप स्क्रीन पर। और उपधमानीय, यहाँ पर उपधमानीय में इस तरह के चिन्ह कुछ रहेंगे जो कि आपको हल्की फुल्की जानकारी इनकी भी ले लेनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, अल्प प्राण वर्णानाम परिभाषा किम अस्ति। अल्प प्राण वर्णों की क्या परिभाषा है। इसमें देखिए, येषां वर्णानाम उच्चारणे प्राणवायु अल्प मात्रायां व्यय। जो प्राणवायु है वो अल्प मात्रा में खर्च हो जिन वर्णों के उच्चारण में, तो उसे क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। ते अल्प प्राण कथ्यते, उन्हें अल्प प्राण कहेंगे। वर्गाणाम प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है, वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क ग और पांचवा अण वाला जो है डे वाला, वो यहाँ पर जो वर्ण रहेगा वो यहाँ पर क्या रहेंगे, अल्प वर्ण रहेंगे, जिनके यहाँ पर उच्चारण में बहुत कम खर्च होती है वायु या बहुत कम दबाव देना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है अल्प प्राण में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, महाप्राण वर्णा कथि भवन्ति। महाप्राण वर्णों को लेकर के भी आपको बातें ध्यान में रखनी है कि येषां वर्णानाम उच्चारणे प्राणवायु आवश्यकता से अधिक प्राणवायु जिसमें खर्च हो, आवश्यकता अधिका भवति। तो यहाँ पर महाप्राण वायु, इनको महाप्राण वर्णा कथ्यते। तो ये जो महाप्राण वर्ण कहेंगे जिनमें प्राण वायु आवश्यकता से अधिक खर्च हुए वर्णों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो हैं वो यहाँ पर उष्म वर्णाच यहाँ पर महाप्राण भवंती यहाँ पर आएंगे, जो कि वर्ग के यहाँ पर दूसरे और चौथा वर्ण, जैसे ख ख मतलब बड़ा वाला आ जो है, वैसे यहाँ पर इनके ऊपर अधिक प्राणवायु खर्च हो रही है, अधिक दबाव देना पड़ रहा है, जोर देना पड़ रहा है, तो वो महाप्राण वर्ण में महाप्राण वर्णा यहाँ पर आएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, परस्मैधि धातूनाम सर्वप्रथम में केषां लकाराणाम शिक्षणम भवेत्।
परस्मैदी धातु नाम सर्वप्रथमे लट लकार लोट लकार लंग लकार लिंग लकाराणाम प्रयोग है भवेत तत्पश्चात लट लकारस्य रूपाणाम शिक्षणा में भवेत। तो ये बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है परस्मैदी धातुओं को लेकर के। और इसके बाद में भाषा कौशलों को लेकर के भी एक प्रश्न यहाँ पर रहता है कि भाषा शिक्षणस्य के प्रमुख है कौशल अस्ति। तो यहाँ पर कौशलों को लेकर के बात आती है। LSRW स्किल्स यहाँ पर इंग्लिश में रहता है। और हिंदी में जब बात करें तो लिसनिंग सुनना रहता है, स्पीकिंग बोलना रहता है, रीडिंग यहाँ पर रहता है और राइटिंग। सबसे पहले तो सुनेगा बच्चा, सुनना सीखेगा, फिर उसके बाद में बोलना सीखेगा, स्पीक करना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा और देन सबसे लास्ट में लिखना सीखेगा। तो ये इसका भाषा क्रम रहता है, भाषा कौशलों का क्रम रहता है। भाषा शिक्षण से चत्वारः प्रमुख कौशला सन्ति। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं। 4 को क्या कहेंगे? चत्वारः। श्रवण, वदन, पठनम, लेखनम च। यहाँ पर संस्कृत में भी ध्यान ले लीजिए कि L मतलब श्रवण लिसनिंग और S मतलब स्पीकिंग, वदन यहाँ पर बोलने को लेकर के बात हो रही है, रीडिंग यहाँ पर हो रही है, R मतलब पठनम पढ़ना रीडिंग करना, और W मतलब राइट, और लेखनम लिखना। तो ये बात यहाँ पर समझ लेनी है। हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, सब में यहाँ पर कौशल आएंगे तो उनमें ये चीज़ें कॉमन ही रहती है, बस यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क आ जाता है, बाकी कुछ सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम सेम सा है। और इसके बाद में देखिए संस्कृत भाषायामेव येषां कौशलानां बालकेषु विकसनम संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम् अस्ति। तो संस्कृत शिक्षण का जो कि संस्कृत भाषा का जो शिक्षण है, संस्कृत भाषा सिखाना यहाँ पर इन कौशलों के माध्यम से हो जाता है। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर है। इसके बाद में वेदस्य सदणी, ये क्या रहता है इसका कुछ पता नहीं है। वेदस्य वेदों के बारे में, वेदों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिषम, निरुक्तम, ये सारी चीज़ें वेदों में रहती है। बेसिकली नॉर्मली ये प्रश्न आता नहीं है, पर नॉर्मली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर कहीं पर दिख जाए तो इस तरह से चीज़ें ध्यान रखनी है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष और निरुक्तम, ये सारी बात रहेगी। धातु रूपों को लेकर के अगर बात आती है, धातु रूपों में देखिए आत्मनेपदी, उभयपदी और परस्मैपदी। संधि भेदों को लेकर के बात आती है तो हमने पहले भी ये चीज़ें पढ़ ली है। यहाँ पर संधि भेदों में विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। स्वर जो संधि है इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये सारी चीज़ें हो गई है। समास को लेकर के अगर बात आती है तो हमने केवल समास और वो सारी चीज़ें पढ़ी थी पहले भी। यहाँ पर देखिए अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, तो ये सारे समासों को लेकर के आपको बातें ध्यान में रखनी है। इस तरह से हमारा ये तीसरा यूनिट बहुत कम समय में अच्छी प्रकार से हिंदी अर्थ के साथ में समझते हुए हमने कवर अप कर लिया है। एग्जाम टाइम में कम समय में इन सब चीज़ों को आपको जरूर से पढ़ लेना है ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाए, संस्कृत पेपर को आसानी से पास करके अच्छे परसेंटेज यहाँ पर बन पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों उनको लेकर के हमने 3rd यूनिट को कंप्लीट यहाँ पर समझ लिया है, पढ़ लिया है। इस वीडियो से आपकी पढ़ाई में, आपकी परीक्षा तैयारियों में थोड़ी भी मदद मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा लीजिएगा। थोड़ी सी आपको यहाँ पर एफर्ट्स दिखाने हैं क्योंकि देखिए आपके लिए कितनी सारी मेहनत करी जा रही है। संस्कृत की मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, फिर भी आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के बाद में फिर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत इनमें लग जा रही है वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने में। अब हिंदी में तो क्या है कि सीधा सीधा हिंदी बोलना होता है तो वो सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा कुछ खास मेहनत लगती नहीं है, पर यहाँ पर आप देखिए कि संस्कृत के लिए डबल मेहनत करनी पड़ रही है। तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।